हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना डे नंबर 7। पिछली 6 क्लासेस में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ प्रैक्टिस कर ली। आज से स्टार्ट करेंगे हम अपना नया चैप्टर गुडविल। अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल पार्टनरशिप में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? गुडविल का एक क्वेश्चन सेपरेट आने के चांस होते हैं कैलकुलेशन, वरना इसके अलावा जितने भी आपके रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर्स है, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, उन सब में इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। वहां पे इसकी कैलकुलेशंस भी आती है, इसका ट्रीटमेंट भी आता है। बट उसको करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि गुडविल होता क्या है, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके क्या टाइप्स है। देखो, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अपने कॉपी पेन को लेकर बैठिए और क्लास को लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आज आपके लिए बहुत सारे डाउट्स, कई बच्चों के डाउट्स होते हैं, वो डाउट्स कवर अप हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक गुडविल। देखो, गुडविल होता क्या है। सबसे पहले समझने वाली बात है कि व्हाट इज मीन्ड बाय गुडविल। गुडविल क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको बर्गर खाना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में किसका नाम आता है? मैकडी का। पिज्जा खाना है तो पिज्जा हट, डोमिनोज, सर यही चीजें खिलाओगे? बेटा एक एग्जांपल है। अगर आपको कार्ड्स खरीदने हैं तो आपके दिमाग में आर्चिस गैलरी का नाम आता है। अब ये सब क्या है? ये एक ब्रांड्स है, ये एक मतलब सुना हुआ नाम है जो आपको अट्रैक्ट करता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, बिजनेस की तरफ। तो गुडविल क्या होता है? अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल इज द बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ द बिजनेस विच हेल्प्स अ बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट एज कंपेरिजन टू न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। देखो, गुडविल है क्या? बेनिफिट, बेनिफिट है, फायदा है, एडवांटेज है। किस चीज का एडवांटेज है? गुड नेम का, अच्छे नाम का, अच्छी रेपुटेशन का और बिजनेस के कनेक्शंस का, विच हेल्प्स अ बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट्स एज कंपैरिजन टू न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। यानी एक देखो, एक आपका मैकडी का आउटलेट है और उसी के साथ आपका एक नया आउटलेट खुला है, ठीक है? तो किस में सेल ज्यादा होगी? नेचुरल है, मैकडी में होगी। क्यों? क्योंकि उसकी अच्छी रेपुटेशन है, उसका अच्छा नाम है, उसके अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्शन है। तो गुडविल इसे ही कहते हैं। गुडविल वो चीज है जिसके द्वारा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है दूसरे बिजनेस के मुकाबले, ठीक है? इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स द कस्टमर इनटू द बिजनेस। ये वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो मैग्नेट है जो बिजनेस में कस्टमर्स को खींचती है अपनी तरफ, ठीक है ना? तो गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल मीन्स बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ गुड नेम, आपकी रेपुटेशन का, जो आपके बिजनेस में ज्यादा कस्टमर्स को लाती है, आपके बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में आपकी हेल्प करती है। क्लियर? अब गुडविल क्या होता है सर? क्या गुडविल फिक्टिशियस असेट्स होता है? फिक्टिशियस मींस काल्पनिक असेट्स होता है? बेटा इसका आंसर आपको बहुत ध्यान से मालूम होना चाहिए कि गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट्स, इट इज एन इंटेंजिबल असेट्स। कौन सा असेट्स होता है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। ये वो इंटेंजिबल असेट्स है जो आपके बिजनेस में आपके कस्टमर्स की क्वांटिटी को बढ़ाता है, ठीक है? आपको ज्यादा सेल करने में आपकी हेल्प करता है, आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। बट ये इंटेंजिबल होता है, हम गुडविल को देख नहीं सकते, हम गुडविल को छू नहीं सकते। ओनली वी फील द गुडविल, सिर्फ हम गुडविल को महसूस कर सकते हैं। सो इट इज एन इंटेंजिबल असेट्स। क्लियर? फिर समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। देखो, हर वो फैक्टर जो बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है,
जो बिजनेस की सेल को इंक्रीज करता है, हर वो फैक्टर्स गुडविल को डिटरमाइन करता है, गुडविल को इंक्रीज करता है। जैसे पहला एग्जांपल है आपके पास एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपकी मैनेजमेंट कैपेबल है, आपकी मैनेजमेंट कैपेबल है, तो दे कैन अर्न मोर प्रॉफिट्स एज कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स। वो अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है, और ज्यादा प्रॉफिट का मतलब क्या है? ज्यादा गुडविल। दूसरा होता है लोकेशन ऑफ द बिजनेस। इफ अ बिजनेस इज सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर कस्टमर कम्स वेरी इजिली, अगर आपका बिजनेस किसी ऐसी जगह पे है जहां पर कस्टमर्स ज्यादा आसानी से आ सकते हैं, तो इससे क्या होगा? सेल इंक्रीज होगी। अब सेल इंक्रीज होगी तो नेचुरल बिजनेस का प्रॉफिट अर्न होगा, जिससे गुडविल इंक्रीज होगी। थर्ड होता है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर्स। आपके अपने कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? अगर आप उनकी बातें सुनते हो, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो नेचुरल आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। फोर्थ होता है एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। अगर आपने अपने किसी प्रोडक्ट का पेटेंट ले रखा है, तो पेटेंट लेने से आपका कॉम्पिटिटर के पास वो टेक्निक नहीं होगी, तो नेचुरल आपकी सेल इंक्रीज होगी, तो प्रॉफिट अर्न ज्यादा होगा, गुडविल ज्यादा होगी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द गुडविल। अगर आपके बिजनेस का प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है, तो नेचुरल है लोग उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपैरिजन टू अदर बिजनेस। ठीक है ना? तो बिजनेस जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द गुडविल। एंड पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस का क्या है कि आपका प्रीवियस ईयर्स में आपके बिजनेस का प्रॉफिट कैसा था, आपकी सर्विसेज कैसी थी, आपकी सेल कैसी थी, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी गुडविल को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? फिर आता है कि हम गुडविल को कब कब कैलकुलेट करते हैं। देखो, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गुडविल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करेगा। कौन से चैप्टर्स में? एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वही सारी चीजें उसी टाइम हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नीड टू वैल्यू द गुडविल। हम गुडविल को कब कब कैलकुलेट करते हैं? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है पार्टनर्स की। When a new partner is admitted, जब फर्म में एक नया पार्टनर आता है। When a partner retire or dies, जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या उसकी डेथ हो जाती है। When partnership firm is sold, जब हम पार्टनरशिप फर्म को क्या करते हैं? बेच देते हैं। When two firms amalgamate, जब दो फर्म्स अमेलगमेट होती है, यानी दो फर्म्स मिलकर एक नई फर्म्स बनती है। When a partnership firm is converted into a partnership, जब एक पार्टनरशिप में आपकी पार्टनरशिप जो है कंपनी में कन्वर्ट होती है। क्लियर? कंफर्म? देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा कि गुडविल होता क्या है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? गुडविल का नेचर क्या होता है। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा कि गुडविल को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा? हम गुडविल को कब कब कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला पार्ट होता है आपका परचेज्ड गुडविल। पहला पार्ट कौन सा होता है? परचेज्ड गुडविल। और दूसरा पार्ट होता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। गुडविल को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दो कैटेगरीज कौन कौन सी? परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल, देखो नाम से बता रहे हैं परचेज्ड, यानी व्हेन गुडविल इज एक्वायर्ड बाय पेइंग सम कंसिडरेशन। ठीक है, जब हम किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को खरीदते हैं और उसके लिए हम जब कंसिडरेशन पे करते हैं, एक्सेस ऑफ द नेट असेट्स, नेट असेट्स से ज्यादा अमाउंट हम पे करते हैं, उसे हम परचेज्ड गुडविल कहते हैं। यानी जब गुडविल, जब भी कोई फर्म
गुडविल को एक्वायर करती है बाय पेइंग सम कंसिडरेशन, कुछ अमाउंट पे करके, चाहे वो कैश में पे करे या इन काइंड्स पे करे, उसे हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। क्लियर? उसे हम क्या कहते हैं? परचेज्ड गुडविल। और परचेज्ड गुडविल कि एज पर AS26, एज पर AS26, ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है ओनली परचेज्ड गुडविल, ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी शोन, कैन बी शोन इन बुक्स एज असेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि AS26 कहता है कि अगर आपने गुडविल के लिए कोई परचेज्ड कंसिडरेशन पे किया है, यानी आपके बुक्स में परचेज्ड गुडविल है, तो आप उसको बिजनेस में एज एन असेट्स शो कर सकते हो। दूसरी गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो, सेल्फ जनरेटेड यानी वो गुडविल जो बिजनेस के पास्ट परफॉर्मेंस से जनरेट होती है, यानी द गुडविल विच इज जनरेटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ द ओनर इन द पास्ट ईयर्स। जब पार्टनर्स मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उससे धीरे 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 गुडविल, आपके बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, उसके कारण आपकी गुडविल होती है, उसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर? यानी इस गुडविल के लिए हम कोई अमाउंट पे नहीं करते, हम अपने एफर्ट्स लगाते हैं और उन एफर्ट्स के थ्रू धीरे धीरे आपके बिजनेस एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वो अपने आप प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देता है, उसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एज पर AS26, जो मैंने अभी ऊपर बोला, एज पर AS26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल, self generated goodwill cannot be shown, cannot be shown in books, cannot be shown in books as assets। देखो, यहां पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आपकी परचेज्ड गुडविल है तो आप उसको बिजनेस में एसेट्स के तौर पे शो कर सकते हो, बट अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो इट कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स एज एन एसेट्स। ये कंसेप्ट आपके आने वाले चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, कब, क्या इंपॉर्टेंस होगी वो हम जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको वहां पे समझाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे इसको ये चीज नोट डाउन कर लीजिए कि परचेज्ड गुडविल होता क्या है और हम इसको बुक्स में एसेट्स के तौर पे शो कर सकते हैं। वेयरएज सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है और हम इसको बुक्स में शो नहीं कर सकते। क्लियर? कंफर्म? देखो, परचेज्ड गुडविल मैंने क्या बताया आपको कि एक्सेस ऑफ द परचेज्ड कंसिडरेशन, एक्सेस ऑफ परचेज्ड कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स। आप नेट एसेट से कितना ज्यादा अमाउंट आप परचेज कंसिडरेशन में पे कर रहे हो उसे हम गुडविल कहते हैं। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसको परचेज गुडविल को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो बेटा, मेरी कोशिश है कि मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स प्रॉपर डिटेल में समझाऊं, तो उसके लिए आपको भी एफर्ट्स लेने हैं। आपको क्या एफर्ट्स लेने हैं? सर, क्लास को ध्यान से सुनना है, क्लास तो ध्यान से सुन ली। दूसरी बात, आपको सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। तीसरी बात, आपको जब सेल्फ स्टडी का टाइम मिले तो वहां पे सारे कंसेप्ट्स को प्रॉपरली रिवाइज करिए। हाँ, ये गारंटी जरूर है कि आपका कोर्स बोर्ड के एग्जाम से पहले और प्रॉपर अच्छे खासे टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर डिटेल में, बिना किसी कंसेप्ट को मिस करे। बट उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? और वो पढ़ोगे, कंफर्म ना? पढ़ोगे ना? गुरु दक्षिणा मांगी क्या है? यही तो मांगे है कि आप पढ़िए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ PQR
फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख रुपीज पेड बाय चेक। हमने परचेज कंसिडरेशन पे किया है 5 लाख रुपीज का। द असेट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर आर। हमने कौन कौन से एसेट्स लिए? फर्नीचर लिया है 10,000 का, इन्वेंट्री लिया है 7,50,000 की, डेटर्स लिया है 1,50,000 का, क्रेडिटर 5,20,000, सैलरी पेबल 75,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे हमने बिजनेस को परचेज किया है, तो ये आपके लिए कौन सी गुडविल होगी? ये आपके लिए होगी परचेज्ड गुडविल, ठीक है ना। और परचेज्ड गुडविल का पॉइंट हमने क्या पढ़ा है? एक्सेस ऑफ परचेज्ड कंसिडरेशन, एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट्स, ठीक है ना। और नेट एसेट्स किसके इक्वल होते हैं? हाँ जी बताइए। नेट एसेट्स का मतलब होता है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से आप माइनस कर दीजिए टोटल लाइबिलिटीज। अब इस पॉइंट पे आपको काम करना है। सबसे पहले कैलकुलेट करिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स अगर आप कैलकुलेट करते हो फर्नीचर प्लस इन्वेंट्री प्लस डेटर्स, ये आपके लिए हो गए टोटल एसेट्स, ठीक है ना। ये आपके लिए टोटल एसेट्स। अगर हम इनका टोटल करें तो दिस विल बी 9,10,000। मैं जरा रफ में कर रहा हूं, आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको निकालना है टोटल एसेट्स, फिर चेक करिए टोटल लाइबिलिटीज। अगर हम टोटल लाइबिलिटीज करते हैं तो इन सब का टोटल जो है वो है टोटल लाइबिलिटीज 5,20,000, 75 और 15,000, क्योंकि क्रेडिटर्स, सैलरी पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब आपके लिए क्या है? लाइबिलिटीज। तो टोटल लाइबिलिटीज कितनी हो गई? 6,10,000। क्लियर? इसका मतलब हमारे लिए जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स इज 9,10,000 minus 6,10,000. This will be equal to 3 लाख, ठीक है। और गुडविल जो होगी वो होगी परचेज्ड कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख माइनस 3 लाख, दैट विल बी इक्वल टू 2 लाख। ये आपकी गुडविल होगी और ये गुडविल आप बिजनेस में एज एन असेट्स शो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये परचेज्ड कंसिडरेशन है। क्लियर? कंफर्म? तो परचेज गुडविल का मीनिंग समझ में आ गया। वो गुडविल जो हम कुछ अमाउंट पे करके एक्वायर करते हैं उसे हम परचेज गुडविल कहते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले फाइंड आउट करिए नेट एसेट्स, फिर देखिए परचेज कंसिडरेशन। अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है तो इसका मतलब जो आपने एक्सेस अमाउंट पे किया है वो आपने गुडविल के लिए पे किया होगा। क्लियर? कंफर्म? चलिए अब देखते हैं हाउ वी कैलकुलेट द गुडविल। हम जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं? उसको वैल्यू करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और फोर्थ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो ये चैप्टर मैंने आपको बोला है कि हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास में हम सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें हम ये तीनों मेथड सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट आ गया तो सुपर प्रॉफिट तो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड में होता क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड यहां पर जो गुडविल कैलकुलेट करी जाती है वो कैलकुलेट करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट सम ईयर्स। कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। अब वो कौन सा प्रॉफिट होगा? वो होगा सर नॉर्मल प्रॉफिट। यानी पहला स्टेप आपका क्या है? पहला स्टेप है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर।
फॉर ईच ईयर। हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट सर कैलकुलेट करिए। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो आपने बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न किया होगा, यानी बिजनेस से अर्न किया होगा बिफोर एन एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस। ना तो उसमें एबनॉर्मल गेन होना चाहिए, ना ही उसमें एबनॉर्मल लॉस होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो होगा प्रॉफिट। अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसे माइनस कर दीजिए, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, ठीक है। और अगर कोई एबनॉर्मल लॉसेस है तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था, उसको आप ऐड कर दीजिए, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, देखो पहले तो एबनॉर्मल प्रॉफिट का एग्जांपल समझो, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस का लॉस बाय फायर हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप माइनस कर दीजिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारी चीजें नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनको ऐड कर दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी आप यहाँ पे गुडविल जो कैलकुलेट करोगे वो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करोगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया आपने, उसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहोगे। यहां से आप कैलकुलेट करिए नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर। दूसरे नंबर पे आप कैलकुलेट करिए एवरेज प्रॉफिट। सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट क्या है सर, एवरेज प्रॉफिट का मतलब सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। कितने साल का आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्लियर। थर्ड स्टेप आपका क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, ये तो मैंने बता दिया क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, बट सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है फॉर हाउ मेनी ईयर्स फर्म विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड मींस हाउ मेनी ईयर्स, फॉर हाउ मेनी ईयर्स फर्म विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। फर्म अपना जो प्रॉफिट है वो कितने साल तक मेंटेन कर सकती है, उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, क्लियर, कंफर्म। तो ये कुछ स्टेप थे आपके गुडविल को कैलकुलेट करने के, कौन से मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में। कैसे कैलकुलेट किया, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, उसके बाद हमने एवरेज कैलकुलेट करी, और तीसरे स्टेप में हमने गुडविल को मल्टीप्लाई, गुडविल के लिए नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। चलिए सर ये तो कर लिया। अब जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हमें कंसेप्ट नहीं समझ में आते, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है, ए परचेज्ड बी बिजनेस with effect from 1st April 2022. It was agreed that firm's goodwill is to be valued at 2-year purchase of normal average profit of last 3 years. आपके लिए हमेशा क्वेश्चन में आपको ये ध्यान से देखना है कि कौन सा मेथड यूज करना है। सबसे पहली बात, कितने ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और कितने ईयर्स का परचेज्ड गुडविल दी हुई है, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड गिवन है। प्रॉफिट ऑफ बी बिजनेस फॉर लास्ट 3 ईयर्स वर 31 मार्च 2022 को प्रॉफिट हुआ था 80,000 रुपीज का, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 रुपीज।
तो हम ये क्या करेंगे, 10,000 रुपीज एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे। अभी तो सीखा है कि एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 31st March 2021 rupees 1 lakh after charging abnormal loss of 20,000। एबनॉर्मल लॉस को चार्ज करने के बाद, एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं, एड ऑन कर देते हैं। 31st March 2022 90,000 rupees excluding 10,000 rupees as insurance premium on firm's property now to be insured। अब ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? देखो, फर्म कहती है कि अपना जब प्रॉफिट कैलकुलेट करती है तो फर्म के जो भी नॉर्मल एक्सपेंसेस है वो जरूर काउंट होने चाहिए, नॉर्मल इनकम्स भी काउंट होनी चाहिए। इन्होंने कहा प्रॉफिट हुआ 90,000 का, एक्सक्लूडिंग 10,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। 10,000 जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, जो 10,000 का हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। यार ये तो फर्म का क्या है, नॉर्मल एक्सपेंस है, तो ये क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले यहां पे लिखिए 31st March 2020, फिर दूसरा ईयर क्या है 31st March 2021 एंड 31st March 2022। ठीक है सर, यहाँ पे कितना प्रॉफिट है 80,000, उसमें से एबनॉर्मल गेन 10,000 है। 80,000 माइनस 10,000, दिस विल बी इक्वल टू 70,000। क्लियर? सेकंड में 1 लाख रुपीज का गेन है, उसमें से एबनॉर्मल लॉस जो है वो हम क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे। तो 1 लाख प्लस 20,000, दिस इज 1,20,000। थर्ड क्या है, थर्ड प्रॉफिट है 90,000, बट इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम को काउंट नहीं किया। बट हमें तो इंश्योरेंस प्रीमियम काउंट करना है ना, तो वो फर्म के प्रॉफिट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा 10,000। तो दिस विल बी इक्वल टू 80,000। टोटल कितना हो गया, 2,70,000। ठीक है, कितना हो गया, 2,70,000। अब करेंगे सर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, डेट विल बी 90,000। और नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड 1,80,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड आपको बताया हुआ था ना, 2 ईयर परचेज, 2 इयर्स परचेज। तो गुडविल की कैलकुलेशन आपके लिए बहुत सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती, बहुत आसान ट्रीटमेंट है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मार्क्स को स्कोर करिए। क्लियर? नोट करिए ये चीजें, क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर इसके सॉल्यूशंस को भी नोट करिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है, ए परचेज बी बिजनेस ऑन 1st April 2022। गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। आपको 4 साल के नॉर्मल प्रॉफिट्स की एवरेज लेनी है और गुडविल जो कैलकुलेट करनी है वो 2 ईयर परचेज है। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, 1,45,000, 1,60,000 एंड 2 लाख। इन्होंने क्या कहा है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 रुपीज वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। 31st March 2019 को, यानी इस प्रॉफिट में आपने एबनॉर्मल लॉस को डेबिट कर रखा है, तो हम एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देते हैं, एड ऑन कर देते हैं। क्लियर? तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 लाख। क्लियर? अब फिक्स असेट्स was sold in the year ended 31st March 2020
and a gain of 25,000 was credited to profit and loss account। हमने 25,000 का गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स है, ठीक है, वो काउंट कर रखा है। अब ये तो एबनॉर्मल लॉस सॉरी एबनॉर्मल गेन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस कर दीजिए एबनॉर्मल गेन, ये आपके लिए हो जाएगा 1,20,000। फिर इन द ईयर ended 31st March 2021 assets of the firm was not insured due to oversight। हमने फर्म का इंश्योरेंस नहीं लिया, जो उसके असेट्स थे उसको इंश्योर्ड नहीं करवाया। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज नॉट पेड 15,000 रुपीज, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया। बट गुडविल कहती है, गुडविल की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम सारे नॉर्मल एक्सपेंस जो होते हैं उनको काउंट करते हैं। तो ये एक्सपेंस इन्होंने डेबिट नहीं किया, बट गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हम ये वाला एक्सपेंस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी माइनस करेंगे। तो ये आपके लिए हो जाएगा 1,45,000। आपका क्वेश्चन सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख। आप इन सबको प्लस करिए, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, क्यों, 4 साल की एवरेज है। और जब गुडविल कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब तो आप खुद कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखो, मेरी कोशिश है मैं आपको कुछ डिफरेंट कंसेप्ट्स करवाऊं ताकि आपको भी करने में मजा आए। जब सिंपल क्वेश्चंस होते हैं या रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और इसमें कुछ पॉइंट लगता है मुझे, तो मैं एक्सप्लेन करके छोड़ देता हूं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ आप इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट सीखोगे। ए परचेज बी बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022, गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 3-year purchase of average normal profits of last 5 years। आपको यहाँ पे गुडविल 3 साल की एवरेज, वो 3 साल के नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड दिया हुआ है और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है, 5 साल का। पहले साल आपको लॉस है, दूसरे साल प्रॉफिट, तीसरे साल प्रॉफिट, चौथे साल प्रॉफिट और 5वें साल प्रॉफिट। एक काम करते हैं, पहले इनको ही लिख लेते हैं। 31 मार्च 2018, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 90,000 का लॉस दिया हुआ है। 2019 यहां पे आपको 1,60,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2020 1,50,000। 2021 65,000 and 2022 1,77,000। क्लियर? जो हमें प्रॉफिट्स दिया था हमने उसको लाइन वाइज लिख लिया। अब एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। फर्म हैड अ गेन ऑफ 50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जब हमने 31 मार्च 2019 में मशीनरी सोल्ड करी तो उस ईयर हमें 50,000 का प्रॉफिट हुआ था और दिस गेन वाज क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में काउंट है, तो आप क्या करोगे, 50,000 रुपीज यहां से माइनस कर दोगे, एबनॉर्मल गेन। क्लियर? दूसरा पॉइंट, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 रुपीज incurred in the year ended 31 मार्च 2020। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है यहां पर, कितना एबनॉर्मल लॉस है, 20,000 रुपीज का, बिकॉज ऑफ मशीनरी बिकम ऑब्सलीट, यानी लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, और वो हम क्या कर देते हैं, एड ऑन कर देते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कंसेप्ट। अब ये वाला देखो, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंस होती है। अब इस क्वेश्चन में यहां कुछ इंपॉर्टेंस है, ध्यान से देखिएगा ये इंपॉर्टेंस। ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2020। हमने कब परचेज करी थी,
1 जुलाई 2020 में हमने मशीन परचेज करी थी अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपीज। कितने की मशीन थी? 1 लाख रुपीज की मशीन थी। वाट डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने इसको रिपेयर अकाउंट में काउंट कर दिया। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेस पे कैलकुलेट करना है। 1 जुलाई 2020, इसका मतलब इसका अफेक्ट कब आएगा? 31 मार्च 2021 में आएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे आएगा। आपने कितने की मशीन परचेज करी थी? जो मशीनरी के ओवरहोलिंग कॉस्ट, देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम कोई मशीन खरीदते हैं और टिल इंस्टॉलेशन वहां तक का सारा एक्सपेंस आपका कौन सा एक्सपेंस माना जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके लिए कौन सी कहां पे आता है? बैलेंस शीट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में। इन्होंने कहां पे कर दिया काउंट? इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यानी रिपेयर अकाउंट में काउंट कर दिया। इसका मतलब इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज, जो इन्होंने ट्रीट कर रखा है, ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको क्या ट्रीट कर लिया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ था? आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था। बट ये अमाउंट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो आना ही नहीं। अब प्रॉफिट एंड लॉस में आना नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? आप 1 लाख रुपीज से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। 1 लाख रुपीज से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज कर दीजिए 1 लाख का प्रॉफिट। बट जैसे ही आपने अपने एसेट्स को इंक्रीज किया तो इसके ऊपर स्टार्ट क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। उसके ऊपर स्टार्ट क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। अब कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जुलाई 2020 कितनी कॉस्ट है? 1 लाख रुपीज। सो इसका मतलब डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2021 डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1 लाख, इसका 20% और जुलाई से लेकर मार्च तक यानी 9/12 विच इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। ये आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? कंफर्म? अब ये आपने कब किया है? 31 मार्च 2021 को। बट हमें पता है डेप्रिसिएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेप्रिसिएशन क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अगर 1 साल लग जाए तो अगले साल भी उसको चार्ज करना पड़ता है। यहाँ पे कौन सा मेथड है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन रिड्यूसिंग वैल्यू। आपको डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करना है वो रिड्यूसिंग वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2022 में आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा? अब रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रह जाएगी? 85। 1 लाख में से 15,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। इसका 20% आपकी बात तो पूरे साल के लिए कैलकुलेट करना है तो 17,000 आप यहां से नेक्स्ट ईयर भी माइनस कर दोगे। क्लियर? कंफर्म? तो अगर आप इसको अब क्वेश्चंस को करते हो, अगर आप क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते हो तो आप निकाल लीजिए 90,000 रुपीज का लॉस, यहाँ पे 1,10,000 रुपीज प्रॉफिट। इसको कैलकुलेट करते हो 1,70,000। इसको कैलकुलेट करते हो तो ये हो जाएगा 1,50,000। इसको कैलकुलेट करते हो 1,60,000। ठीक है? क्लियर? और अब करिए इनका टोटल। अगर आप इन सबको प्लस करोगे और माइनस करोगे 90,000 तो डेट विल बी इक्वल टू 5 लाख रुपीज। आपका एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख
और गुडविल थी आपकी 3 ईयर परचेज्ड। गुडविल कितने ईयर परचेज्ड थी? 3 ईयर परचेज्ड थी। तो गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 3, that is equal to 3 लाख। गुडविल कितनी हो गई? 3 लाख। क्लियर, कंफर्म। अच्छा क्वेश्चन था। क्यों? हमने किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रखा है, यानी हमने अपने प्रॉफिट को क्या कर रखा था? रिड्यूस कर रखा था, तो इस अमाउंट को हम एड ऑन करेंगे और डेप्रिसिएशन को उसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। क्लियर। और इसी के मतलब अगर हमने किसी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो वो हमने क्या मान लिया? एसेट्स मान लिया, पर वो एसेट्स तो नहीं था, एक्सपेंस था, इसलिए उस एक्सपेंस को माइनस करेंगे। और अगर उसके ऊपर हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, वो अमाउंट एड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करा था? यहाँ पे हमने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करा और फिर डेप्रिसिएशन लगाया। ठीक है, वहां पे उसका रिवर्स केस हो जाएगा। क्लियर है, कंफर्म। क्वेश्चन अच्छा है, नोट करिए, कई बार ऐसी छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स आपके लिए आ जाती है एग्जाम्स में। चलिए अब एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी और कुछ नए कंसेप्ट्स है, कुछ नए पॉइंट्स हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ ए, बी एंड सी, 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। सॉरी, ए बी सी आपको 1 2 3 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया है। सबसे पहले एक काम करते हैं, प्रॉफिट ही लिख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो इसी पे होनी है। 2019, 2020, 2021 एंड 2022। देखिए 30,000 रुपीज, 46,000, 30,000, 46,000, 34 एंड 44,975। हमने 4 साल का प्रॉफिट्स लिख लिए। क्लियर, कंफर्म। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, प्रॉफिट सिंपल लिखा है। अब देखते हैं, एक एक करके पॉइंट्स पढ़ो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे, मतलब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आए। ऑन 1 जुलाई 2021 firm purchased a machine cost rupees 10,000 but it was charged to revenue expenditure। ये वही वाला पॉइंट आ गया कि हमने एक मशीनरी खरीदी पर उसको हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, यानी हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया, जबकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आना था। कब खरीदी है? 1 जुलाई 2021, यानी इसका अफेक्ट कब आएगा? 31 मार्च 2022 को आएगा। Depreciation 9% on straight line basis method was not also charged। तो हम क्या करेंगे? हम लास्ट ईयर में 10,000 रुपीज अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे और 10,000 पे जो डेप्रिसिएशन होना है, डेप्रिसिएशन कितना? 10,000 पे 9% इंटू 9/12, डेट विल बी इक्वल टू 675। किसके इक्वल आ जाएगा? 675 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। क्लियर, कंफर्म, क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे लास्ट ईयर में है तो आगे तो अभी क्वेश्चन है ही नहीं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन फिलहाल आपको 1 साल का ही कैलकुलेट करना है। ड्यूरिंग द ईयर 21-22, यानी इसी ईयर की बात कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ 2,000 ऑफ ईच पार्टनर। देखो यहाँ पे वर्ड्स को ध्यान से पढ़िएगा, वर्ड्स को। 2,000 ऑफ ईच पार्टनर वाट डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। हमने किस में डेबिट कर दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। जबकि अगर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है तो डेट इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट। कहां पे डेबिट किया जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट में। इन्होंने गलती से कर कहां दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस में तो आना नहीं है,
तो ये 2000 ऑफ ईच पार्टनर, कितने पार्टनर है भाई जी? 3 पार्टनर, तो 2000 इंटू 3, 6000 रुपीज ड्रॉइंग्स थी जो इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, इसलिए हम अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट था आपके लिए। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 was found undervalued by 1000 रुपीज। आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 31 मार्च 2021 इस ईयर में आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लिखी हुई थी। देखो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा हुआ है, आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आता है और इसकी वैल्यू क्या है? कम लिखी हुई है। हम वैल्यू को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कब का? ये 31 मार्च 2021 का, तो 1000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक को हम इंक्रीज कर देंगे। बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर विल बी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा आपके लिए? ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक भी अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, आप डेबिट साइड इंक्रीज कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट को रिड्यूस कर दोगे 1000। लाइंस को ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा है? आपको एक साल क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है, ठीक है भाई, बट इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा, और अगर हम ओपनिंग स्टॉक को इंक्रीज करते हैं तो उस साल का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट, एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 500 रुपीज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द ईयर। जो 500 रुपए का आपका एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है वो आपने किसी भी ईयर में रिकॉर्ड नहीं किया, वो किसी भी ईयर में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, जबकि वो रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो हर साल में से 500 रुपए आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? आपका प्रॉफिट आ जाएगा फॉर ईच ईयर। जैसे आपका ये प्रॉफिट कितना हो गया? 29,500, ये प्रॉफिट 45,500, ये प्रॉफिट 34,500, और ये वाला प्रॉफिट अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सब सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 58,800। ठीक है, क्लियर? इससे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, और एवरेज प्रॉफिट को आप गुडविल क्या कहें? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो आप 2 ईयर से मल्टीप्लाई कर ले हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, कैलकुलेशंस आप कर लीजिए। तो आज हमने पढ़ा क्या क्या? अगर स्टार्टिंग से हम देखें, सबसे पहले हमने गुडविल की डेफिनेशन पढ़ी कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, फिर हमने दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि गुडविल का नेचर क्या होता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? गुडविल इंटेंजिबल असेट्स की होती है, इंटेंजिबल नेचर होता है। ठीक, फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स विच अफेक्ट द गुडविल, कौन कौन से फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करते हैं, गुडविल को कब कब कैलकुलेट करते हैं हम, गुडविल को हम कब कब कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा क्लासिफिकेशन पढ़ी कि परचेज्ड गुडविल किसे कहते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसे कहते हैं। AS26 कहता है परचेज्ड गुडविल को बुक में शो करो एज एन असेट्स, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को शो मत करिए। फिर हमने परचेज्ड गुडविल की कैलकुलेशन सीखी, ठीक है ना। उसके बाद हमने मेथड पढ़े कि कौन कौन से मेथड होते हैं, और उसमें हमने डिस्कस किया एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट हमने सीखा कि कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो माइनस, एबनॉर्मल लॉस प्लस,
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप प्लस कर दोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दोगे, और फिर आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है, हाउ मैनी ईयर्स फर्म विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, उसे हम नंबर ऑफ ईयर्स कहते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट क्वेश्चंस करे, ठीक है, हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अब आपका काम, सर आपका काम क्या है, सारे कंसेप्ट्स को ध्यान से पढ़िए, जो भी बुक आपके पास है टीएस ग्रेवाल या डी के गोयल, उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के जो भी क्वेश्चंस है आप उनकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्लास में ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज देखिए 7th डे है, हम अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। हमने शेड्यूल में जब हमने पढ़ा था तो हमने पार्टनरशिप के लिए 6 क्लास, फंडामेंटल के लिए 6 क्लास दी थी, गुडविल के लिए हमने 2 क्लास दी थी। तो अभी हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, इसलिए घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपका कोर्स विद इन टाइम, जो टाइम मैंने आपको कहा है कि 5th ऑफ फेब से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 100% हो जाएगा। बट आपको रेगुलर मोड पे पढ़ना है, जो आप पढ़ोगे मार्क्स को स्कोर करोगे। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले यार, शेयर करने से ज्यादा आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को फायदा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।